नमस्कार सभी को। कुछ ईएमआरएस में समस्याएं चल रही हैं, जिसमें जो टीचर्स हैं काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इसी के बीच एक मुद्दा है उत्तराखंड से रिलेटेड। जैसे कि एक कैंडिडेट है, उन्होंने मुझे ये न्यूज़पेपर की कटिंग भेजी, जिसमें हम देखते हैं क्या मामला है। लिखा है, मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा एकलव्य के संविदा शिक्षकों का मामला। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी के हटाए गए संविदा शिक्षकों का मामला मुख्यमंत्री दरबार पहुंच गया है। शुक्रवार को क्षेत्र के अभिभावकों ने चक्राता विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और शिक्षकों की नियुक्ति की समस्या के समाधान का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें समाधान का आश्वासन दिया। वहीं शिक्षकों का विद्यालय परिसर के बाहर धरना 31वें दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को एकलव्य विद्यालय अभिभावक संगठन व कई अभिभावक संविदा शिक्षकों के समर्थन में मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। विधायक प्रीतम सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर 5 जून से धरने पर बैठे संविदा शिक्षकों के प्रकरण पर वार्ता की। अभिभावकों ने चेतावनी दी, यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें उग्र आंदोलन करना होगा। दूसरी ओर जनजाति निदेशालय व एकलव्य विद्यालय संगठन समिति की ओर से भी इस मामले में चुप्पी साधी गई है। ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है, जिसमें एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा है। मैं आपको दिखाता हूँ। गुड इवनिंग सर, मेरा सिलेक्शन ईएमआरएस कालसी देहरादून के लिए हुआ है। मैं अभी वहीं और पोस्टेड हूँ, बट यहाँ पर 17 कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स स्ट्राइक पर बैठे हैं और 1 जुलाई से स्कूल खुल गए और वो बच्चों को भी स्कूल नहीं आने दे रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स भी हमसे लड़ रहे हैं प्रिंसिपल से कि कॉन्ट्रेक्चुअल को अंदर लाओ। सर, इससे हमारी जॉब पे कोई इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा। ये जितने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, जिस पोस्ट पे ये हैं, उस पोस्ट के जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उन्हें अभी ज्वाइनिंग नहीं दी है और वो घर पर ही हैं। अगर ये कॉन्ट्रेक्चुअल अंदर आ जाते हैं तो जो सेलेक्ट हुए उनके साथ गलत नहीं हो जाएगा। बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट है सर यहाँ पे बना हुआ। रोज़ पेरेंट्स आकर चिल्लाते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है ठीक है, तो ये उन्होंने मुझसे बोला। फिर उसके बाद जो हमने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई थी वो भेजी कि मैटर चल रहा है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी उत्तराखंड में ही कोर्ट केस किया गया था जब आप लोगों की वैकेंसीज़ आई थी। तो उसमें जितने भी ये टीचर्स थे ये सब कोर्ट गए थे और उन्होंने इसका विरोध किया था। और कालसी के ही वो टीचर थे जिन्होंने कोर्ट केस कर रखा है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जिन जिन पोस्ट पे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स थे उन पर अभी लोगों को ज्वाइन नहीं कराया गया, और जिन लोगों को ज्वाइन करा दिया गया जिन पे कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं थे तो वो अंदर मतलब कैंपस में हैं, बट कैंपस के अंदर कभी भी ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स और पेरेंट्स आ सकते हैं। इवन मेरी बात हुई थी इनसे तो उन्होंने बताया पुलिस भी सर आई, एसडीएम भी आए, बट मैटर सॉल्व नहीं हुआ। वो लोग अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। यानी बड़ा ही डेंजरस एक माहौल क्रिएट हो चुका है वहाँ पर, और लोगों को ज्वाइन नहीं कराया गया देहरादून उत्तराखंड वालों को। तो ये ऐसी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे लोग डर रहे हैं कि सर मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो मैं यही कहूँगा कि ऑलरेडी उनका मैटर सभी अधिकारियों के संज्ञान में लाया जा चुका है। तो जल्द ही इस पर कोई ना कोई नेक्स्ट को ही फैसला लेना होगा। अगर इस जो इससे सोसाइटी है उसने एमओयू साइन किया है तो उसको ज्वाइन कराना चाहिए। और जो प्रिंसिपल हैं, हालांकि उन्होंने तो ज्वाइन ही कराया है लोगों को, लेकिन ये जो समस्या है धरना वाली, और इस तरीके से इसको प्रशासन सख्ती से निपटे और इन टीचर्स को समझाया जाए कि भाई आप एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम देकर आओ। क्योंकि ऑलरेडी ही ये सारे विद्यालय आपके
सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर चले गए तो एक पहल करनी होगी सही से समझाने की, या फिर कोई एक एक्शन लेना होगा। बाकी जिनका सिलेक्शन हुआ है तो इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा, या तो गवर्नमेंट आप लोगों को ज्वाइन करा के और एक सुरक्षा मुहैया कराए, या फिर एक काम करे कि आपको दोबारा से कोई दूसरा कॉलेज अलॉट करे। मतलब नौकरी पे कोई खतरा नहीं है, अगर मान लो वहाँ नहीं आपको ज्वाइन कराया जाता है तो कहीं कोई दूसरा विद्यालय या दूसरे स्टेट में आपको अलॉट होगा विद्यालय, यानी आपकी नौकरी खतरे में नहीं है, तो उसकी टेंशन मत लें आप। अब ये समस्या है कॉन्ट्रेक्चुअल वालों का, क्योंकि इन्होंने कोर्ट केस किया है, ये सारी चीज़ें हैं, धरना दे रहे हैं, तो ये ऐसे तो मानेंगे नहीं, या तो इनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, या फिर गवर्नमेंट ही एक काम करे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कि जैसे इनको फ्री हैंड दे दे कि भाई ठीक है हम आपके उत्तराखंड वाले स्कूलों को नहीं चलाएंगे, तो उस केस में ऐसा हो सकता है, बट ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो एक ये समस्या थी, हालांकि रिस्क है, क्योंकि इनका कहना है कभी भी वो टीचर्स जो है, इवन गार्जियन भी, पेरेंट्स भी विरोध कर रहे हैं, मतलब हम लोगों का, कि उनको भी नहीं बर्दाश्त हो रहा, वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के फेवर में खड़े हुए हैं, तो कभी भी अंदर आकर कुछ भी कर सकते हैं ये लोग, तो ये एक माहौल बना हुआ है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे अन्य समस्याओं की, जैसे क्या हैं समस्याएं, देखिए। एक ये समस्या है, ये तो कई जगह समस्या है, ये हमारे पास तो डेली 1-2 फ़ोन आते हैं कि सर हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो इसमें मैं कुछ सॉल्यूशन आपको दूंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको आप लोग फॉलो करिए। जैसे हेलो सर, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हम न्यू टीचर्स को स्कूल में नाइट स्टे करने के लिए मेंटली प्रेशर बना रहे हैं। हमारे पास अभी एक मतलब डेली एक फ़ोन ज़रूर आता है जो इस तरीके की इश्यूज़ होती हैं, वहाँ पे महिलाओं को लगाया जा रहा है, जबकि मतलब अगर वो हॉस्टल वार्डन नहीं है तो महिलाओं को आप छोड़ सकते हैं, बट मैं बताऊंगा क्या सीन है, क्यों वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पहले देख लेते समस्या क्या है, कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हम न्यू टीचर्स को स्कूल में नाइट स्टे करने के लिए मेंटली प्रेशर बना रहे हैं। ना स्कूल में बच्चों के लिए बेड है और ना हमारे रुकने या सोने के लिए प्रॉपर बेड वगैरह, ज़मीन पर सुला रहे हैं। रात की ड्यूटी मीन्स 9 PM टू मॉर्निंग 5:30 AM। देन टीचर को फिर स्कूल में ड्यूटी देनी है, जो कि नाइट स्टे ड्यूटी ऑन पेपर भी नहीं है। आसपास के EMRS स्कूल्स में किसी में भी ये नाइट स्टे ड्यूटी का प्रोविज़न नहीं है, किसी में भी नहीं। क्या ये वो फोर्सफुली करा सकते हैं? फिर है कि इन्होंने हमको स्कूल कैंपस में रूम्स नहीं दिए हैं, क्योंकि ये पुराना स्कूल है, ना यहाँ प्रिंसिपल रहता है ना वाइस प्रिंसिपल। हम ऑल न्यू टीचर्स ने स्कूल के आसपास किराए में रूम लिया है, और ख़ुद प्रिंसिपल 56 किलोमीटर से अप डाउन कर रहे हैं, और जिस दिन से हमारी ज्वाइनिंग हुई है तब से वो कभी भी ऑन टाइम स्कूल टाइम में रिपोर्ट नहीं किए हैं। स्कूल टाइमिंग है 8:50 AM टू 4:30। ही मेड प्रेशर टू डू द नाइट स्टे ड्यूटी 9 PM टू 5:30 AM। हमने नेक्स्ट की न्यू नोटिफिकेशन हॉस्टल वार्डन ड्यूटी के रिगार्डिंग बात की आज, बट ही वाज टोटली इनटॉलरेंट विद अस। व्हाट शुड वी डू नाउ? तो ये है। फिर ये गुस्से में करवा दिए, क्योंकि इन्होंने बोला होगा कि हम नहीं करेंगे, ये ड्यूटी आप ज़बरदस्ती दे रहे हैं, इन्होंने अपोज़ किया होगा। तो एक इन्होंने रजिस्टर पे कुछ मिनट्स लिखवा करके सर्कुलेट कर दिए, एक नोटिस निकलवा दे जिसमें लिखा ये गुस्से में करवा दिया है, क्योंकि हमने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट गाइडलाइंस हॉस्टल वार्डन की जिम्मेदारी है नाइट में स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी की। तो भड़क के बात कर रहे सारे न्यू टीचर से। हमारे आने से इनका लोकल स्टाफ अपनी जॉब से टर्मिनेट हो गया है। अब जो रिमेनिंग बचे हैं वो, और ये महोदय हम पर इस ऐसे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कल हमने बोला कि स्टडी आवर्स जो कि 7 to 9 PM होता है, उसके बाद टीचर्स आउटर एरिया में अपने रूम में जाता है, एंड आउटर एरिया नॉट सेफ फॉर फीमेल टीचर्स आल्सो, सिंगल मेल पर्सन। हमसे बोल रहे हैं छोड़ दो, फिर नौकरी नहीं हो रहा है। तो आई रिप्लाइड नौकरी तो नहीं छोड़ेंगे, मेहनत की है इसके लिए, ऐसे ही थोड़ी मतलब कुछ लिखा है मैडम ने, ठीक है। तो ये है एक समस्या कि जहाँ पर टीचर्स से ड्यूटी इस तरीके से करवाई जा रही है।
तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा, अगर आप हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पर हैं, जैसे कोई भी टीचर हॉस्टल वार्डन की पोस्ट पे है, तो उसको तो खैर वो ड्यूटी ये असाइन कर सकते हैं, नाइट ड्यूटी भी और डे में भी ड्यूटी, मतलब हर तरीके की ड्यूटी हॉस्टल वार्डन को दे सकते हैं। या फिर कोई पीटी है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर है, तो उसमें जैसे थोड़ा ग्राउंड में उनको रख सकते हैं, भाई बच्चों को देखो। या फिर टीचर आपको प्रिंसिपल आपको हाउस मास्टर बना रहा है, जैसे हाउस मास्टर की भी ये ड्यूटी होती है कि वो हॉस्टल में बच्चों को देखे, रात में भी उनकी निगरानी करे, तमाम चीज़ें होती हैं हाउस मास्टर के लिए। लेकिन जो मैंने ये 2-3 चीज़ें बताई हैं, अगर इन 3 चीज़ों में से आप नहीं हैं, यानी आप हॉस्टल वार्डन भी नहीं हैं, आप जो है हाउस मास्टर भी नहीं हैं और पीईटी नहीं हैं, मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ सब्जेक्टिव टीचर हैं, मतलब कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथ या ऐसे, और आपको हाउस मास्टर की ज़िम्मेदारी नहीं दी गई है, तो आप इनसे साफ मना कर सकते हैं कि सर नाइट ड्यूटी मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। मेरा अपॉइंटमेंट सर हुआ है पढ़ाने के लिए, इसके अलावा आप ज़िम्मेदारी दे सकते हैं बट रात में हमसे ना होगा। चूँकि है क्या कि सारे जगह कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, प्राइवेट टीचर्स हैं, तो वो चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से आपको परेशान करना। लेकिन कोई बात नहीं, जब आप थोड़ा धैर्य रखें और ऐसी अगर मनमानी करते हैं तो उसका आप विरोध कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। जैसे कहते हैं ना कि जॉब छोड़ दो, तो ये कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो। जब ये इस तरीके से चीज़ें करेंगे और ये चीज़ें आगे पता चलेंगे कि भाई हमारा जो परमानेंट स्टाफ है उसके साथ ये कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो इन सब को जो बचे हैं वो भी हटा दिए जाएंगे, भले ही प्रिंसिपल ना ज्वाइन करे। तो जो आपके परमानेंट स्टाफ में जो सीनियर टीचर होगा उसको प्रिंसिपल बनाया जाएगा, यानी चार्ज दिया जाएगा प्रिंसिपल का। तो थोड़ा सा आपको करेज दिखाने की ज़रूरत है, हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल टोटली अपोज़ करिए, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं उनका आप अपोज़ कर सकते हैं। उनको कहे सर आप करते रहिए, मैं नहीं करूँगा या करूँगी, ये अब रात में हमें जो है दे रहे हैं काम, तो ये मुझसे ना होगा। तो ये आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप दिखाएँगे तो ये कुछ नहीं, ये एक सीन बना रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट होकर के, कॉन्ट्रेक्चुअल होकर के इस तरीके से, तो इससे आप बच सकते हैं। दूसरा मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि अभी तक सबसे ज़्यादा रेजिग्नेशन जो होते थे वो केवीएस एनवीएस से होते थे। सबसे ज़्यादा जो टीचर छोड़ते थे जॉब वो केवीएस और एनवीएस की छोड़ते थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो जॉब छोड़ी जाएंगी और छोड़ी जा रही हैं वो ईएमआरएस की छोड़ी जा रही। मेरे जानने में कम से कम ज्वाइनिंग के बाद 15 से 20 लोग रिज़ाइन कर चुके हैं। उन्होंने ज्वाइन किया, 1-2 दिन देखा और फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और अभी भी मेरे पास इधर रिसेंटली 3-4 दिन में कम से कम 5-6 लोगों के फ़ोन आए हैं जो मुझसे खुद रेजिग्नेशन का फॉर्मेट मांग चुके हैं कि सर रिज़ाइन कैसे करना, क्या प्रोसेस है। तो वो भी रिज़ाइन करेंगे। 1-2 लोग कल रिज़ाइन करने जा रहे हैं, क्योंकि समस्या ये है कि इनका जो रूटीन है, जो वर्क कल्चर है, बिल्कुल भी लोगों को नहीं भा रहा है। तो सबसे ज़्यादा अब रेजिग्नेशन होंगे वो ईएमआरएस में होंगे। देख लीजिए, ये भी है लास्ट 2 या 3 ईयर से सेंट्रल के अंदर चला गया है हमारा स्कूल, बट सच बोलूँ तो ऐसी हालत मैंने सचमुच नहीं देखी। हमारे होम स्टेट उत्तराखंड में भी स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी भी इससे बेटर होते हैं, और वो भी गांव में होते हैं, इंटीरियर में। मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा, जो हम देख रहे हैं वो बोल रहा हूँ। मैंने वेडनेसडे को प्रिंसिपल से कहा सर बच्चों की सिटिंग के लिए स्पेस नहीं है, रूम नहीं है, और जो है उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। उन्होंने आज तक सैटरडे 6 जुलाई तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आज मैंने फिर रिक्वेस्ट की तो बोल रहे हैं कि ये सब डाउट स्टूडेंट तुमसे करें तो तब तुम एक अच्छे टीचर कहलाओगे। कोई सेंस है इस बात का? मैं बेसिक नीड्स की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और टॉपिक ही बदल रहा है। जैसा दिखता वैसा होता नहीं है, ये मैं इस ज्वाइनिंग में आके एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बट मैं एज़ टीचर ड्यूटी करूँगा और कोशिश करूँगा पढ़ाई अच्छे से कराऊँ, लेकिन मैं किसी को भी ईएमआरएस की रिकमेंडेशन नहीं दूँगा। अभी आप लोग अगर एडजस्ट कर सकते हैं तो ठीक, वरना आप केवीएस एनवीएस या सबसे बेटर अपने स्टेट की देखो वैकेंसी। बिल्कुल इनका भी कहना सही है कि इस तरीके की अगर इस तरीके का माहौल है तो कोई भी नहीं रह पाएगा वहाँ पर, क्योंकि ऐसे वर्क कल्चर में
आप कर ही नहीं सकते, आपको मेंटल पीस ही नहीं मिलेगी। तो ये समस्याएं आ रही हैं। खैर, जिनका बैकग्राउंड मज़बूत है तो वो भले ही रिज़िग्नेशन जैसा स्टेप उठाएं, या जिनकी कहीं जॉब है दूसरी जगह। अब अगर आपका बैकग्राउंड भी मज़बूत नहीं, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप रिज़ाइन करें। ठीक है, समस्या थोड़े दिन झेल लीजिए, तैयारी करते रहिए, जब कहीं बेटर हो जाए तो रिज़ाइन कर दीजिएगा। जैसे बहुत से लोग हैं, जैसे कल मेरे पास 2-3 फ़ोन आए, उसमें लोगों ने कहा सर मुझे रिज़ाइन करना है। तो मैंने पूछा कि आप जॉब है कहीं? बोले जॉब नहीं है, बट मैं करना चाहता या चाहती हूँ। तो मैंने बताया थोड़ा टाइम निकाल लो, देख लो, अगर हो जाता है तो बेटर है, करते रहो। अब रिज़ाइन क्यों करना अगर नौकरी मिली है। लेकिन फिर भी कई लोग हैं कि सर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा यहाँ पर या कर पाऊँगी, तो ऐसे कई लोगों ने रिज़ाइन कर भी दिया है। कई लोग बीमार पड़ गए, कई लोगों के साथ कुछ हुआ, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये है, देख लो आप लोग, अगर बेटर आपको मिलता है, अगर आपको लगता है बेटर कुछ कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि नौकरी, अगर आप नौकरी करते हुए तैयारी कर सकें तो बेटर है, करते रहिए। और अगर कहीं हो गया है निश्चित रूप से, तो बिल्कुल वो ज्वाइन कर लें। ईएमआरएस मैं भी नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि पहले मैं 1-2 बार मैंने बोला था, लेकिन तब लोग कहते थे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा क्या करा लेंगे, वैसा क्या करा लेंगे। तो मैंने यही सोचा था जब आप ज्वाइन करेंगे, खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि क्या है वहाँ पर, ईएमआरएस होता क्या है। तो खैर लोग एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, और भी समस्याएं अगर हैं तो मैं बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है उसका। बाकी मैं यही कहूँगा, अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तभी रिज़ाइन करिएगा, या लगता है आप बेटर कुछ कर सकते हैं इससे, या कोई मजबूरी है। लेकिन अगर लगता है कि इस सब चीज़ों के साथ चल सकता है और थोड़ी सी हिम्मत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर रिज़ाइन ही करना है तो फिर प्रिंसिपल जैसे ऐसे काम कर रहे हैं तो उनसे क्यों डरना। अपने मन मुताबिक काम करिए, ठीक है, क्या ही कर लेंगे। जो आपने सोच ही रखा है हमें रिज़ाइन करना है, आपसे ड्यूटी करवा रहे हैं कि आप ये करिए, सीधे मना कर नहीं सर हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, बाकी अदर ड्यूटी आप करवाइए, ये हमसे नहीं होगा। तो फिर जब रिज़ाइन ही किसी को करना है तो इससे ज़्यादा क्या करेगा वो। तो बोल्डनेस दिखाइए, कुछ भी नहीं होगा। और जब आप मना करेंगी तो आपसे कभी कुछ कहेंगे भी नहीं, वो कहेंगे वो उस टीचर से मत कहो यार, वो फालतू कौन अपना सर दर्द ले। तो एक ये भी हो जाता है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।